दात प्रवर्तते। तो आपका चल रहा था प्रकरण कर्मणि प्रयोग का। उसमें एक नियम आपको लिखवाना रह गया है, और एक बार लिखो, फिर थोड़ी सी और चर्चा करनी है आपने। कहाँ लिखवाना है? रुका री जहाँ पर लिखा है वहाँ पर। छोटी नोटबुक लेके नहीं आई हूँ। उत्कर्ष टेबलावरची वही घेऊन यायचं त्यांची. हाँ, रुकारी होता है वहाँ पर लिखवाया था ना, वहाँ पर एक और नियम लिखना है, वो लिखो। रुका क्रूका क्रियते रुका रियते जहाँ पर बनता है ऐसा कहा था, वहाँ पर और एक नियम लिखवाना है, वो आपको लिखना है। किंतु रुके किंतु मिल गया, कहाँ पर लिखवाना है? हाँ, उसके आगे यदि जगह हो तो वही लिखे, वो उस दिन लिखवाना रह गया था। किंतु रु धातु को रु धातु को और संयुक्ताक्षर आदि वाली रुकारांत धातुओं को, रु धातु को और संयुक्ताक्षर यानी जोड़ाक्षर, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं उसको। संयुक्ताक्षर हाँ, वहीं पर लिखना है। संयुक्ताक्षर आदि वाले रुकारांत धातु को रुकारांत धातु को गुण होता है। और उदाहरण लिखवाया था मैंने, लेकिन उसका थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने पूरा बोला नहीं। तो यहाँ पर जैसे स्मृ है, तो इसमें य लगाना है और ते है, तो यहाँ पर क्या है? स्म प्लस रु, या रु ऐसा भी लिखते हैं, य प्लस ते। तो ये स्म, ये रु आया ना यहाँ पर, तो इस रु का गुण करना है। स्म रु का गुण क्या होता है? अर। क्या होता है? हाँ, इतना पढ़ाने के बाद यदि गलत हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका क्या बना? स्मर्यते। ये लिखवाना रह गया था, ये स्मर्यते उदाहरण दिया था मैंने, उसके ऊपर ये नियम लिखवाना है, लिखना है आपको। वो कितने नंबर का था? हाँ, तीसरे नंबर का ही है। तीसरे नंबर का, या नियम ऐसा धातु, जो धातु में फेरफार होता है उसके नियम ऐसा लिख के वहाँ पर लिखवाया था, उसके नीचे लिखना है। तू घेऊन यायचं तुझं कानातलं. माझं घेऊन यायचं कपाटात, बॉक्समध्ये, पांढऱ्या कपाटात, ड्रॉवरमध्ये. हो गया. एक ही नियम था इसमें. आपको जब कर्मणि प्रयोग पढ़ाना चालू किया था तब आपको 3 प्रयोग मैंने बताए थे, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भाव्य प्रयोग. हाँ,
तो पहले तो धातुएं, पहले शायद पहले दूसरी क्लास में मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं अभी। तो धातुएं 2 प्रकार की होती है ऐसा मैंने बताया शायद। हाँ, तो उसमें सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। सकर्मक अकर्मक द्वितीय विभक्ति के नियम लिखवाए थे उस टाइम तो लिखवाया ही है। अब सकर्मक धातु कौन से है? सकर्मक, सकर्मक यानी जिसको कर्म की आवश्यकता रहती है, स यानी सहित, कर्म से सहित, यानी जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता रहती है उसको सकर्मक धातुएं कही जाती है। आपने ऐसा नहीं लिखवाया था? लिखवाया नहीं था ऐसा, लेकिन बताया था, सिर्फ ऐसा ही बताया था। तो अभी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नहीं, सामान्य सकर्मक और अकर्मक, यदि आप सभी कहीं पर भी पूरे के लिए बता रही हूँ अभी तुम्हें। हाँ, तो सकर्मक किसको कहा कि सकर्मक की साधारण, सकर्मक, सकर्मक शब्द का अर्थ समझ में आया ना? सकर्मक यानी कर्म से सहित, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता रहती है उसको सकर्मक धातुएं कहती हैं। या दूसरा उसकी व्याख्या ऐसे भी आती है, सकर्मक की साधारणतः पहचान है जहाँ पर किम, एक मैंने संस्कृत का किम है, किम का अर्थ क्या है? क्या, किसको, किसको, किम, किम का प्रश्न उठे, उसे सकर्मक धातुएं कही जाती हैं। इसे जाता हूं, गच्छति, मैं ऐसे करना, हिंदी लिखना पड़ेगा अभी पहले। मैं गाँव जाता हूँ, इत्यादि लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे और भी प्रश्न जो कर्म के लिए बताए जाते हैं। तो जाता हूँ यह क्या है? क्रियापद है, बराबर। कौन जा रहा है? मैं, ये हो गया कर्ता, बराबर। अब कहाँ जा रहा है? मैंने क्रियापद को प्रश्न क्या किया? कहाँ जा रहा है? तो गांव को जा रहा है, बराबर। ये प्रश्न है ना, तो ये कर्म निकलता है, इसको कहते हैं कर्म। यानी क्रियापद को क्यों, किसको, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होता है। यानी इसको कर्म की आवश्यकता आई, इसलिए यह धातु सकर्मक है, बराबर। अकर्मक धातुएं, अकर्मक की क्या पहचान है? ये ऐसा ही आएगा। अकर्मक की साधारणतः पहचान है कि जहाँ पर किम यानी क्या, किसको प्रश्न न उठे तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक धातुएं। यदि आपको लिखना ही है तो आप लिखो, मैं ऊपर लिखती हूँ इसको, मिटाना पड़ेगा। अकर्मक धातुओं की साधारणतः यह पहचान है
कि जहाँ पर किम, इस संस्कृत का इसका अर्थ क्या है? क्या, किसको इत्यादि। क्या, किसको इत्यादि। किम का प्रश्न न उठे, प्रश्न न उठे, उसे अकर्मक धातु ए, अकर्मक धातु ए कहा जाता है, या कही जाती है। क्या हिंदी में कही जाती है? हो गया। अब इस सकर्मक और अकर्मक के और दो भेद आते हैं। तो सकर्मक धातु कौन? कर्तरी और कर्मणी। ये सकर्मक और ये अकर्मक। तो सकर्मक के वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तरी, कर्मणी। नहीं, थोड़ा ही है। और सकर्मक धातु कर्तरी भी होती हैं और कर्मणी में। कर्म में भी तो कर्म होगा ही नियम से, और कर्तरी में भी होता है, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था। अभी अकर्मक धातु का उदाहरण बताना है, इसको एक बार क्लियर करवाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तरी का वाक्य है। हाँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ क्रियापद है, मैं करता हूँ। हाँ, और क्या पढ़ रहा हूँ? तो पुस्तक, पुस्तक हो गया। पढ़ता हूँ यह क्रिया, मैं क्या है? करता। तो ये कर्म आ गया ना यहाँ पर। अब कर्मणी में क्या आएगा? बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बालक के द्वारा अब पढ़ी जाती है, यह क्या है? क्रियापद। कर्ता कौन है इसमें? बालक के द्वारा क्या है? करता है। ये होगा भी नहीं भी होगा। और पुस्तक क्या है? कर्म। तो यहाँ पर भी कर्म है ना, तो ये हो गया सकर्मक। तो ये दोनों भी, तो ऐसे धातुएं जो होती हैं उसको सकर्मक धातुएं कही जाती। अब इसके बाद आता है अकर्मक धातुएं। तो अकर्मक धातुओं में कौन कौन से आएंगे? एक तो यहाँ पर कर्मणी आएगा का, क्योंकि कर्मणी में नियम से कर्म होता है। अब जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक धातुओं में आएंगे। हाँ, तो कौन कौन सी हैं? इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी है। अकर्मक धातुओं की साधारणतः यह पहचान है कि जहाँ पर किम यानी क्या, किसको इत्यादि किम का प्रश्न न उठे उसे अकर्मक धातुएं कही जाती हैं। अब इसमें दो आते हैं। एक तो जैसे यहाँ पर कर्तरी में कर्म दिखा है, तो कर्तरी प्रयोग में कर्म होगा ही ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन कर्ता जरूरी होगा। कर्मणी में कर्ता होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कर्म जरूर होगा।
बराबर। अब इसी तरह से यदि यहाँ पर कर्तरी में यदि कर्म नहीं है तो कौन सा होगा? अकर्मक। ऐसा धातु होगा वो अकर्मक धातु होगा। तो दो भी धातु हो सकते हैं। जैसे गच्छा, अभी मैंने यहाँ पढ़ना, मैं जाता हूँ, क्यों जा रहा हूँ? ऐसे कुछ कर्म नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तो कुछ कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका उदाहरण क्या लिखा? मैं जाता हूँ। या मैं हंसता हूँ। ये तो अभी भावी प्रयोग में आएगा, इसका यही लिखूं, मैं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर कर्म होगा, इसका कुछ नियम कर्तरी वाक्य में नहीं रहता है। तो जब कर्म नहीं है तो अकर्मक हो जाता है वो धातु, बराबर। अब दूसरा है जो अभी यहाँ पर आपको वाक्य आएंगे, वो है भावे प्रयोग। ये कर्तरी प्रयोग है, ये भावे प्रयोग। जैसे यहाँ पर एक आपको अभी वाक्य शायद कल दिया था करने के लिए, उसमें भावे प्रयोग का उदाहरण वही लेते तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्यों ले रहे हो। तो बालक रोता है, बालक रोता है, क्यों रोए? इसके लिए कारण कुछ है नहीं है, इसलिए वो भावे प्रयोग में आएगा, बराबर। इसलिए वो अकर्मक धातु, हंसना, उठना, होना, ये जो धातु है उसके लिए कुछ कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? भावे प्रयोग। जैसे यही उदाहरण मैं उधर लिख रही हूँ कि हंसने के लिए कहीं कहीं कभी कुछ कारण नहीं होता है, कभी कभी जब होता है तब कर्म लेना, और जब नहीं होता है तब अकर्मक लेना। तो मैं हंसता हूँ या मैं रोता हूँ, जो लिखना है लिखो। झाकी आले तर वाटतं ते आता करा। आता सूर्य प्रकाशित होता है, क्यों प्रकाशित होता है? सूर्य प्रकाशित होने के लिए कुछ कर्म है, क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? कुछ नहीं, उसका स्वभाव है ऐसा होना। तो वो कौन सा? प्रकाशित, पर प्लस काश, इस धातु का जब प्रयोग करेंगे सूर्य के लिए तब वह अकर्मक में आएगी। समझ में? इस प्रकार ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आज उसको थोड़ा सा खोला है। जहाँ कर्म संभव है वहाँ पर सकर्मक, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है उसको अकर्मक। और उसके दो प्रयोग बताए सकर्मक के लिए, कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग। कर्तरी में यहाँ पर कर्म रहता है तब वह धातु हालत क्या है? तो कर्तरी प्रयोग में जब धातु कर्म रहता है तो सकर्मक है। जैन वही धातु वही क्रिया, जब कर्तरी वाक्य का जो क्रिया है उसमें कर्म नहीं रहता है तो वह कर्मक है। कर्मणि प्रयोग में नियम से कर्म रहेगा, इसलिए यह सकर्मक धातु है। भाव्य प्रयोग में कर्म बिल्कुल नहीं रहता है, उसमें कर्म रहेगा ही नहीं। इसलिए हमने उस दिन बताया था एक चार्ट, तो उस कर्तरी, कर्मणि और भाव्य प्रयोग का, तो आपको याद होगा तो बताओ कितना अंक था वो? अंक बताओ। कर्तरी वाक्य कैसे समझना और कर्मणि वाक्य कैसे समझना है? कर्तरी प्रयोग में कर्ता, कर्म और क्रियापद। कर्ता, कर्तरी प्रयोग है, वाक्य कर्ता रूप से स्थित है, तो वहां पर कर्ता, हाँ,
कर्ता की प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्म की कौन सी विभक्ति आती है? और क्रियापद किसके अनुसार आएगा? कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता कहाँ कौन सा है? प्रथमा विभक्ति। तो यह प्रथमा विभक्ति का भी यहाँ पर एक वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। यहाँ पर 1 2 3 अंक नहीं है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कर्ता के अनुसार क्रियापद। ये उस दिन भी लिखवाया था, कर्तानुसार। अब कर्मणि प्रयोग में कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? नियम से तृतीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होगा। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं अभी, तो क्योंकि विभक्ति का लिख रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। कर्म की विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा। और क्रियापद प्रथमा, यानी यहाँ पर जो क्रियापद है वो किसके अनुसार है? कर्मानुसार। अब भाव्य प्रयोग। भाव्य प्रयोग में कर्ता की विभक्ति आती है तृतीया। कर्म होगा क्या उसमें? नियम से नहीं होगा। और क्रियापद तृतीय पुरुष का नहीं, अभी यहाँ पर तृतीय नहीं, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। ये सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। हो गया क्लियर? क्योंकि अभी वाक्य आए ना सभी भावी प्रयोग के, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यदि वो कर्मणि, अभी कर्मणि प्रयोग चल रहा है और भावी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग का अभी तक उपयोग बता दिया है। अब कर्मणि और भावी प्रयोग चल रहा है, तो 311 और यहाँ पर 3 या प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है तो वहाँ एक, ऐसा लिख सकते हैं। तो उस दिन 31 है ना, इसलिए तो मैंने आज खोला, तो फिर वो शंका रह जाती ना, कैसे करना है, क्या करना है, हाँ समझ में आया ये क्या करना है इतना। अब आगे अभी कौन सा प्रयोग चल रहा है अपना? अभी कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग चल रहा है। उसमें से वाक्य थोड़े हो गए थे, कहाँ से करने हैं वाक्य? कितने वाक्य हो गए थे? कल हो गए थे 9 तक। प्रेक्ष्य से जनन, व्याधि भी पीड्य हो गया था ना। अब उसके आगे का है प्रेक्ष्य से जनिन। हाँ, पुत्र है, प्रेक्ष्य से वो भी रह गए ना, लिखा नहीं क्या उस दिन वाक्य? प्रेक्ष्य से जनिन, वाक्य इतना ही है। आप पहले तो मूल धातु खोजो, आत्मनिपद की कल धातु याद करके आओ जो भी है, क्योंकि अभी पूरे आत्मनिपद के चलेंगे। तो यहाँ पर धातु कौन सा है? प्र प्लस ईक्ष धातु है। और अभी कर्मणि प्रयोग में क्या किया जाता है कि मूल धातु को य प्रत्यय लगाते और आत्मनिपदी प्रत्यय लगाते। हाँ, आत्मनिपदी प्रत्यय कौन से हैं? तो ते, इते, अंते, से, इथे, द्वे और ई, वह, महे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष।
अब इसके बाद वहाँ पर एक सामान्य कर्मणि प्रयोग का नियम यह बताया है कि कोई भी किसी भी गण का धातु हो तो उसको क्या लगाना है कर्मणि प्रयोग में और भाव्य प्रयोग में, तो नियम से यह प्रत्यय लगाना है। ये हो गया ना लिखे। तो किसी भी गण का धातु, यहाँ पर प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण, दशम गण, ऐसा नहीं, 10 गणों में से कोई भी धातु हो तो यहाँ पर सूत्र उसको बनाया था हमने, मूल धातु प्लस य और प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। ये कर्मणि प्रयोग का सूत्र है। तो भाव्य प्रयोग में भी आत्मनेपदी ही प्रत्यय लगाना है। अब यहाँ पर प्र प्लस ईक्ष यह मूल धातु है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यह प्रत्यय लगाओ और ते हो गया, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इस प्र में अ मिक्स है, हाँ, और यहाँ पर ई है। अब अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, अ प्लस ई बराबर ए बनेगा। हाँ, तो ये अ प्लस ई बराबर ए बनेगा। तो वो अब मिटा दिया मैंने। हाँ, अ प्लस ईक्ष, हाँ, अब ए अ प्लस ई बराबर हलंत ए बना एक्ष बना, एक्ष क्योंकि मैंने मिलके लिखा है ना, तो इन दोनों को ए बना और ते प्लस य प्लस ते बराबर, यही मैं खोल रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। हाँ, तो इसको मिलाओ क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन में स्वर मिलाओ तो ये प्रेक्ष बना। हाँ, अब इसमें ये हलंत है, स्वर रहित है, तो आगे का इसमें मिलाओ तो ये प्रेक्ष ते बना। एक कर्मणि का रूप तैयार हो गया धातु का, प्रेक्ष ते। अब ये प्रेक्ष ते आत्मनेपद के जो अभी यहाँ आपको चलाने के लिए बोला था ना मैंने, कौन से थे प्रत्यय, वो कौन से प्रत्यय आत्मनेपद के, ते इते अन्ते से इथे द्वे ई वहे महे बराबर। अब इसमें क्या हो गया अपना तैयार, मैंने तो प्रेक्षित है यानी ते लगाने के बाद जो रूप बनता है वो मैंने लिखा है। अब आगे भी इसको चलाना है, तो ये पहला तो बनाया प्रेक्षते, ये ते लगाने के बाद ऐसा रूप हुआ उत्कर्ष इकडं दिसतंय। हाँ, प्रेक्षते। अब इते लगाना है तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ते है, इते लगाना। अब यहाँ पर फिर वापस वही नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस य में य प्लस अ है और प्लस फिर इते आया, तो यहाँ अ प्लस ई बराबर क्या बनेगा, अभी बना बताया था ए बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा के लिखो, इसको इधर लिखते हैं, इसको क्या हुआ, ए तो प्रेक्ष है ही, हाँ, प्लस य प्लस अ प्लस ई बराबर ए थी। अब इसको मिलाओ तो क्या बनेगा, ये प्रेक्ष है, हलंत हो गया, ये इसमें मिलाए, यह भी हलंत है और प्लस ए थी। अब यहाँ पर ये व्यंजन रहित है, स्वर रहित व्यंजन है, तो ये स्वर इसमें मिलाओ तो ये प्रेक्षे, ये है ना, ये मात्रा ऊपर चढ़ी गई और ये प्रेक्षेते। जहाँ जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर ये करना है। हाँ, तो इसको क्या करूँ मैं अभी, प्रेक्षेते, प्रेक्षेते। अब यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ, जैसे यहाँ पर है प्रेक्ष, ये तो है ही, इतना तो है, हाँ, और प्लस अंत्य जोड़ना है। अब ये स्वर रहित है, स्वर है क्या इसमें, नहीं है, तो इसको इसमें मिला दो तो क्या होगा, ये प्रेक्षन्ते। समझ में, ये प्रेक्षन्ते में ऊपर लिखती हूँ, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये क्योंकि इसको लाइन में लिखना है मुझे, इसलिए प्रेक्षन्ते।
अब यहाँ पर से है तो प्रेक्ष तो अपने पास तैयार ही है। अब से लगाना है, से लगा दो सिर्फ प्रेक्ष से, क्योंकि यहाँ पर ई स्वर होता तो संधि होती, स्वर तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए से लगाओ। और आगे क्या होगा, प्रेक्षे। अब यहाँ पर जैसे ई का अ प्लस ई बनाकर ए बनाया था, वैसे भी अ प्लस ई बनकर क्या बनेगा, ए बनेगा, प्रेक्षे थे, और ये प्रेक्षध्वे। अब यहाँ पर क्या है, ई आया फिर, तो क्या करना है, ए करना है, तो प्रेक्षे। अब यहाँ पर प्रेक्षा। अब यहाँ पर प्रश्न, आप पहले बार बैठे तो यहाँ पर क्या आएगा कि जैसे कहीं पर भी प्रेक्ष प्लस क्या है लगाना है, वही है ना। हाँ, अब एक नियम पहले पार्ट में हो गया है। हाँ, प्रत्यय का आदि स्वर यदि व से शुरुआत हुआ होगा या म से, तो पीछे का जो स्वर है वह दीर्घ होता है। गच्छा वह, गच्छा मह। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है, इसको दीर्घ करना है, तो क्या होगा कि प्रेक्षा वही, तो हो गया प्रेक्षा वही। और यहाँ पर ये म है तो ये प्रेक्षा दीर्घ करना है, तो प्रेक्षा एक कर्मणि के चले। इस प्रकार हर शब्द चलाना है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये दिखा है किसके लिए, वाक्य क्या है, प्रेक्ष से है। अब प्रेक्ष से कहाँ आया, इधर आया, बराबर। अब ये तो इसका काम खत्म, यानी मूल धातु है प्रेक्ष। और यहाँ पर मूल धातु क्या है, जनः। करता है क्या इसमें, ये जन शब्द की यह कौन सी विभक्ति है, जनेन, यानी बोलना। ये अ है ना अंत में, तो देव जैसे बोलना या राम जैसे बोलो। जनः, जनौ, जनाः प्रथमा, जनम, जनौ, जनान द्वितीया, जनेन, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। और ये प्रेक्ष से, तो ये द्वितीया का मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, यह मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष है ना, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन। अब इसमें कर्म है क्या, नहीं, निकालो। कहाँ से निकालेंगे, क्रियापद से निकालना है। हाँ, तो यहाँ पर इसका अर्थ पहले तो प्रेक्षते यानी कौन देखा जाता है, तो वह देखा जाता है, वे दोनों देखे जाते हैं, वे सब देखे जाते हैं, तुम देखे जाते हो, तुम दोनों देखे जाते हो, तुम सब देखे जाते हो, मैं देखा जाता हूँ, हम दोनों देखे जाते हैं, हम सब देखे जाते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ है। अब यहाँ पर प्रेक्ष से का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर प्रेक्ष से है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम देखे जाते हो, तो तुम के लिए संस्कृत में क्या लिखते हैं हम हमेशा, त्वम, बराबर। यानी वाक्य में कर्म नहीं था तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये वाक्य कर्म नहीं, आपका पूरा ध्यान में आया क्या करना है। हाँ, तो ये हो गया आपका त्वम। त्वम क्या है, कर्म, क्योंकि कर्मणि प्रयोग है। प्रयोग कौन सा देख रहे हैं हम, कर्मणि प्रयोग में कर्म नियम से होता ही है। अब यहाँ पर कर्म की कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा, और यह कर्म है, एक क्रियापद, और ये कर्ता। अब अर्थ करो, तुम, तो मैंने तुम, आप क्रियापद बाद में लेना है, क्रिया कभी भी बाद में आती है हिंदी में। तो इस ए तृतीया विभक्ति का एक वचन में क्या लगता है हिंदी में, से या द्वारा लगेगा। तो क्या आएगा, तुम, जन यानी लोग,
तो द्वारा लगाएं तो या से लगाओ। तुम लोगों से या लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा देखे जाते हो। तुम लोगों के द्वारा देखे जाते हो। हाँ? लोग तुमको देखते हैं या तुम लोगों के द्वारा देखे जाते। ये हो गया आपका एक वाक्य। इसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप आए इसलिए इतना खोला, नहीं तो फटाफट वाक्य करते आज। हाँ, थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा, इसके अर्थ और ये, तो आपको फटाफट आ जाएंगे वाक्य। आगे निकालूं, आगे आगे का वाक्य है पुत्रैहि पूज्येथे। अब मूल धातु क्या है? पूज, पूज्येथे थे। दोनों भी करो। अब यहाँ पर कौन सा है मूल शब्द? हर वाक्य में पहले मूल शब्द खोजो तो आपको उसका अर्थ करना सरल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है मूल शब्द? पुत्रः। हमने पहले याद किया कि पुत्रः याद करते समय ही संस्कृत में विसर्ग सहित याद करना है। यदि वो इकारांत है तो कवि ही, अकारांत है तो देवः, और नपुंसकलिंग है तो वनम, इकारांत है तो सुरभि। इस प्रकार उसको उसी तरीके से याद करते तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो मैंने पुत्रः लिखा तो ये अपने को समझ में आया कि अकारांत तो पुल्लिंगी शब्द है और इसको देव जैसे या राम जैसे चलाना है। अब यहाँ पर पूज आया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? ये पूज्य थे, तो ये आपने कर्मणि है, तो यहाँ पर पूज धातु को ये लगाने के बाद पूज्य बना। अब ये दिख रहा है तो कहाँ आएगा? ये पूज्य बना के बाद चलाओ, तो कहाँ कैसे चलाना है? पूज्यते, पूज्यते, पूज्यन्ते, पूज्य से, पूज्येथे, पूज्यध्वे। अब यहाँ पर हम कहाँ तक चला रहे हैं? पूज्येथे। तो ये पूज्येथे यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन है। यानी कौन आए यहाँ पर? पूज यानी हाँ तुम दोनों है ना। पहले तो पूज धातु का अर्थ है पूजा करना। पूज धातु का अर्थ है पूजा करना, स्तुति करना सब। यानी पुत्र ने पुत्र, लड़का पुत्र जो भी लिखूं, लड़का। हाँ, अब पूजा की जाती है ऐसा आएगा ना, कर्म नहीं करना है अपने को। मूल धातु करते पूजा करना, और अब ये हम बना किसके रहे? कर्मणि के। तो पूजा की जाती है, पूजा करता है नहीं, पूजा मेरे द्वारा की जाती है। तो यहाँ पूजा की जाती है यह क्रियापद है। अब यहाँ पर कौन सा है? पूज्य थे यानी तुम दोनों। ये तुम दोनों, तुम सब हैं, तो तुम दोनों आएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि कर्म तो है नहीं वाक्य में, क्योंकि ये तो पुत्र ही, ये जो लड़का है वो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? पुत्र शब्द का पुत्र ही। बोलो, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः प्रथमा, पुत्रं, पुत्रो, पुत्रा द्वितीया, पुत्रेण, पुत्राभ्याम यानी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और ये पूज्यते मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अब ये पुत्र शब्द का तृतीया का बहुवचन पुत्र ही है। अब तृतीया का बहुवचन है तो तृतीया के लिए से वगैरह लगते हैं, से द्वारा। हाँ, और यहाँ पर कर्म है नहीं है, तो कर्म निकाला मैंने। तो पूज्य थे से यानी क्रियापद से कर्म निकालो, तो पूज्य थे मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर कौन हो गए? यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन कर्ता तुम, यानी संस्कृत में त्वम युवाम आता है। यह अभी बहुत आगे आएगा, लेकिन अभी इसके लिए इतना ही यूज करो इसको। तो ये कर्ता है, कर्म है। कर्म यानी तुम दोनों पुत्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। हाँ, प्रथमा विभक्ति का एक वचन।
और ये यहाँ पर कर्म है, हाँ, और ये साधन और ये क्रियापद। वैसे ये कर्म की प्रथमा विभक्ति होती तो ये कर्म तृतीया विभक्ति में कर्ता होता, इसलिए कर्ता और क्रियापद है ही। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति यहाँ क्या है, युवाम है ना, तुम दोनों। युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों, पुत्रों के द्वारा, तुम दो पुत्रों के द्वारा आएगा, तुम दोनों नहीं, तुम दो पुत्र क्यों आएगा, तुम दोनों के द्वारा आएगा ना, तुम दोनों के, अरे पुत्र की तृतीया विभक्ति है तो पुत्रों के द्वारा। तुम दोनों नहीं, तुम दोनों, अब पुत्र है तो पुत्रों के द्वारा, बहुत सारे पुत्र हैं, पुत्रों से या पुत्रों के द्वारा पूजे जाते हो, पूजने पूजा करना या पूजे जाते हो, पूजा की जाती है, दोनों भी आएगा। पूजो, पूजे, पूजे आएगा ना हिंदी में, पूजे जाते हैं, जाते हो, तुम दोनों हो, तुम दोनों पुत्रों के द्वारा पूजे जाते हो, यानी तुम दोनों पुत्रों के द्वारा पूजे, पुत्र तुम्हारी पूजा करते हैं, क्या पुत्र तुम दोनों की पूजा करते हैं, कर्तरी वाक्य है, और कर्मणि वाक्य तुम दोनों पुत्रों के द्वारा पूजे जाते हो, भाव एक ही है, एक कर्तरी और एक कर्मणि। समझ में आया? आगे धान्यस्य राशयो, धान्यस्य राशयो नीयन्ते। अब यहाँ पर संधि विग्रह करो पहले तो संधि क्या है इसमें, राशयो, ऐसे कोई विभक्ति होती नहीं, एक पहले मूल शब्द निकालो, राशि ही, इसमें मूल धातु कौन सा है, नी, इसमें मूल धातु को मूल शब्द कौन सा है, यह चाहिए ना, धानस्य हो गया मेरा, यह चाहिए यहाँ पर, धान्यम नपुंसकलिंग, हाँ, तो धान्यम शब्द है ना। अब यहाँ पर ये बोलो कि ये धान्यम शब्द का धान्यस्य, ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो धान्यम मैंने लिखा है तो पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है, हाँ नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग शब्द किसके जैसे चलाना है, वनम जैसे, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीय से, धान्यम धान्ये धान्यानि प्रथमा, धान्यम धान्ये धान्यानि द्वितीया, धान्येन धान्याभ्याम, आपके पास है क्या वनम लिखा हुआ, उनको दे दो, है वनम, तो उसके जैसे बोलना है मेरे साथ, कहाँ तक बोलना है, जब तक ये शब्द नहीं आता है तब तक बोलना है, हाँ, धान्यम धान्ये धान्यानि प्रथमा, धान्यम धान्ये धान्यानि द्वितीया, धान्येन धान्याभ्याम धान्यैः तृतीया, धान्याय धान्याभ्याम धान्येभ्यः चतुर्थी, धान्यात् धान्याभ्याम धान्येभ्यः पंचमी। अब धान्यस्य आया बराबर है, तो इसको इस तरीके से खोजना पड़ेगा। तो धान्य शब्द का षष्ठी का कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी यानी संबंध कारक, यानी इसका किसी ना किसी के साथ संबंध रहेगा ही। अब ये राशि शब्द है तो चलाओ, चला के देखो, यदि संधि नियम नहीं आ रहे भी तो चलाओ, जब तक वह शब्द, वह जब तक यह ज्यादा वाला यह नहीं आ रहा है उस शब्द में तब तक चलाओ, हाँ। तो राशि ही कवि जैसे चलाना है, किसके जैसे चलाना है, कवि, तो चलाओ, राशि ही है कवि लिखा हुआ आपके पास, दे दो,
उसको याद करना है कल के लिए। हाँ चलाऊं। राशि ही राशि राशयः प्रथमा। हाँ अब ये राशय आया ना, उसमें यह आया तो यानी ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब नियंते, ये नी प्लस निय हो गया क्योंकि ये कर्मणी रूप है, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तो प्रथम पुरुष का। अभी निय है ना, यहाँ पर नियत चलाना है, तो नियते नियते नियंते, तो ये नियंते ने प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब प्रथमा विभक्ति किसकी है? तो ये वाक्य में क्या हो गया? कर्मणी प्रयोग चल रहा है, इसलिए मैं तो कर्तरी में नहीं जाना अभी। कर्मणी और ये क्रिया। अब इसमें कर्ता है क्या? क्यों नहीं है कर्ता? क्यों नहीं है? कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? ऐसा मैंने बोला था तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति जिस शब्द की वह शब्द है नहीं है, तो यहाँ पर ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, और इसको छोड़कर दूसरा और कोई शब्द है ही नहीं है, तो इस कर्मणी वाक्य में कर्ता नहीं। समझ में आया? इसलिए और ये षष्ठी संबंध, इस षष्ठी का संबंध किसके साथ है? राशि यानी ढेर। हाँ तो धान्य। अब यहाँ पर क्या करना है? इसका कभी भी षष्ठी का संबंध डायरेक्ट क्रियापद के साथ नहीं होता है, उसका अन्य शब्द के साथ ही होता है। ये नियम हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें अब एक कर्म है ना, तो अब कर्म क्या है? इसका राशि ने ढेर 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 और ले जाते हैं। आप यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं उसको देखते, ले जाने के लिए कर्मणी लिया जाता है, धोया जाता है, लेना पड़ेगा फिर वो। धान्य के राशि उत्कर्ष। ये तो मराठी में इसमें लिखा है भी धान्य की। अब यहाँ पर इसको अर्थ लिखते हैं। अब संबंध के लिए हिंदी में का की के जो भी वो हिंदी में आप देखना उसको। तो धान्य की बहुत सारी राशि ढेर, धान्य की राशि ली जाती, क्या है बोलेंगे आप? ढोई जाती है। धान्य के ढेर ढोए जाते हैं। अब हिंदी में ले जाने के लिए शब्द तो मेरी हिंदी इतनी पक्की नहीं है। इसमें क्या बोलोगे मराठी में? धान्याच्या राशी नेल्या जातात। अब नेल्या जातात के हिंदी में क्या बोलना है वो कठिन है। धान्य का ढेर, धान्य के ढेर ढोना ही बोलते ना, ढोई जाती है, ई या ई क्या बनाते हिंदी? ढोई आएगी ना। हिंदी मेरी पक्की नहीं है, जो भी देख रहे हैं हिंदी वाले कोई होंगे तो आप वाक्य बराबर कर लेना। ढोए जाते हैं, धान्य के ढेर ढोए जाते हैं। हाँ इस प्रकार ये वाक्य है। आगे के तत्वं बुध्यते
तत्वं बुध्यते प्राज्ञैः। मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? प्राज्ञ, प्राज्ञ बोलो आप हिंदी में। यहाँ पर मूल धातु कौन सा है? बुध। और ये क्या है? मूल शब्द क्या है? तत्वम ही है। अब यहाँ पर प्राज्ञ, प्राज्ञ लिखा है। कोई भी शब्द हो, यदि ये लिखते तो राम या देव जैसे ही चलाना है। हाँ, तो इसको चलाओ। कब तक चलाओ? प्राज्ञ ही नहीं आता है तब तक। प्राज्ञ, प्राज्ञौ, प्राज्ञा प्रथमा, प्राज्ञम, प्राज्ञो, प्राज्ञा द्वितीय है। आपके पास देव चलाया हुआ, राम शब्द देव है तो बोलो उसके जैसे। प्राज्ञ, अब हिंदी में ज्ञ बोला जाता है। आप प्राज्ञ मराठी में, संस्कृत में ज्ञ बोलते हैं और हिंदी में ज्ञ बोलते हैं आप। तो आप वो तो आप बदल चेंज नहीं होगा, तो आप प्राज्ञ ही बोलो। प्राज्ञ, प्राज्ञौ, प्राज्ञा प्रथमा, प्राज्ञम, प्राज्ञौ, प्राज्ञा द्वितीय, प्राज्ञेन, प्राज्ञाभ्याम, प्राज्ञैः आया, यानी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। और ये यदि कर्मणि है इसलिए यह लगाया है, तो यह लगाने के बाद ये कैसे होता है? ये बुद्धि ऐसा बनता है। हाँ, अब यहाँ पर बुध्यते है तो ते कौन सा? ये प्रत्यय लगा तो बुध्यते एक ही आया। हाँ, तो बुध्यते ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन ही है ना, ये एक वचन। और तत्वम, तत्वम है नपुंसकलिंगी शब्द इसलिए म लगाया है, तो वनम जैसे चलाना है तो तत्वम तत्वे तत्वानि, तत्वम तत्वे तत्वानि। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर प्रथमा लेना है क्योंकि कर्मणि वाक्य है, प्रथमा का एक वचन। अब ये तत्व यानी तत्व ही अर्थ है, बुद्ध यानी जानना अर्थ है, प्राज्ञ यानी सुज्ञ मनुष्य, हाँ बुद्धिमान मनुष्य। तो यहाँ पर मैं ये पहले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा? पहले तो ये हो गई क्रिया, ए कर्ता, क्योंकि कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है तो कर्ता आया। और क्रियापद क्या है? तत्वम, यानी कर्म ये तत्वम हो गया। अब पहले ए कर्ता लेती हूँ मैं, सुज्ञ मनुष्यों के द्वारा, अब यहाँ पर कर्म को लगता है लेकिन वो कहीं कहीं लिखा भी नहीं जाता है। सुज्ञ मनुष्यों के द्वारा तत्व को जाना जाता है या तत्व जाना जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तत्व जाने जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा तत्व एक ही है ना यहाँ पर, तत्व बहुवचन थोड़ी। हाँ, सुज्ञ मनुष्यों के द्वारा एक वचन है ना, ये तो एक वचन लिखना है। सुज्ञ मनुष्यों के द्वारा तत्व को जाना जाता है या तत्व जाना जाता है। इस प्रकार यह आपका वाक्य हुआ। इस प्रकार पूरे एक एक शब्द को खोल के अभी आप देखते तो आपको अच्छी तरह से वो वाक्य समझ में आएगा। शब्द का अर्थ यानी किस कहाँ पर कौन सा शब्द है ये आपको उस तरीके से जाना यानी ध्यान में आएगा। इसलिए इसको डिसेक्शन बोलती हूँ मैं, तो इसको डिसेक्शन करो पूरा तो आपको वाक्य करना आ जाएगा। समझ में आए? आगे का वाक्य कौन सा है? रूपेणारयो जीयन्ते। आकांक्षा, संधि विग्रह बताओ मुझे इसमें। मूल शब्द बताओ। ये मूल शब्द नृप।
जो हम पढ़ के आए ना वही शब्दों का यूज है यहाँ पर। तो नृपः। अब यहाँ पर हाँ, पहले ये यदि यहाँ पर नहीं ध्यान में आ रहा है तो ये चलाओ, ये न जहाँ तक आता है तब तक चलाओ। तो नृपः, नृपो, नृपाः प्रथम, नृपम, नृपो, नृपान द्वितीय। और तो न आया तो वहाँ पर न पूरा है, कैसा है, कैसा है, हाँ होगा, मतलब आ निकल जाएगा ना उसमें से। देखो निकालो कहाँ है रुपये ना आपका, तो ये लिखा है, क्या लिखा है, पूरा लिखा है आधा अधूरा लिखा है, लिखा है। हाँ तो पूरा है ना वहाँ पर। तो बोलते समय कैसे बोलने के लिए पड़ा है, रूपेण देवेन, हाँ तो रूपेण पूरा है। अब यहाँ पर तो क्या बचा, फिर भी आ है तो अ प्लस अ भी आ होता है, अ प्लस अ भी आ होता है, और अ प्लस आ बराबर आ होता है। हाँ? अब यहाँ पर एक तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, तो यहाँ पर र दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा शब्द हम पढ़ के आए वो देखना पड़ेगा जिसमें र है। हाँ तो यहाँ पर आ वाला कौन सा आया नहीं है अभी तक, तो अ वाला है, अ वाला कौन सा है, हरिही। अब अरि शब्द का अभी जैसे हमने कवि शब्द चलाया था ना, तो अरिही, अरि, आरयः, तो ये आएगा आपका अर यह। अब ये ओ दिख रहा है, वो संधि हो गई है, विसर्गी के पहले अ हो और विसर्गी के बाद हम लघु व्यंजन। यहाँ पर मूल शब्द ये ऐसा ही आएगा, अभी तो मूल शब्द नहीं। अब ये संधि कौन सी हुई, यहाँ ओ है, आपने लिखा विसर्ग है, कैसे बना, तो विसर्ग के पूर्व में अ है, बोलो, बाद में लघु व्यंजन। और विसर्ग के बाद या पश्चात ज है यहाँ पर। हाँ जो ज मृदु या कठोर है भैया, मृदु को ड्राप पड़े ना, हाँ कौन सा है, पहले 2-3 लेक्चर अच्छे नहीं है उसमें, बाद में थोड़ा सा स्पीड था। ये क्या है, उसका एक सामान्य नियम ध्यान में रखना है कि हर वर्ग का, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, हर वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन और अंतस्थ, अंतस्थ में कौन आएगा, य व र ल या य र ल व, या और एक है महाप्राणोच्चार्य ह, तो ये क्या है, मृदु व्यंजन है। तो यहाँ पर ज कौन सा है, अब ये किस वर्ग का है, च वर्ग का है, तो च वर्ग का यह ज कितने नंबर का है, हाँ तो उसमें से यानी पहले से देखो च छ ज, ये कितना नंबर का आया, तीसरा आया। तो पहले अंतिम 3 का है ना, 5 में से ये तीसरा, चौथा और 5वां, तो ये क्या है, कठोर है, ये पहले 2 कठोर है और अंतिम 3 मृदु है। तो यहाँ पर क्या है, मृदु है, तो इस विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग क्या होता है दीदी, तो इस विसर्ग का उ करना है। अब अ प्लस ओ मिलकर ओ बनता है, इसलिए यहाँ पर इसमें से अ निकाला था ना हमने, य में से, तो य में से अ निकालने के बाद क्या हो गया है, इसको ऐसा यदि आपको समझ में आ रहा है, और अ प्लस विसर्ग प्लस ज, इन दोनों को इस अ के ए विसर्ग की जगह उ बना, रे ज है, और इन दोनों को मिलकर ओ बना और प्लस ज।
तो ये क्या हो गया, ये स्वरहित व्यंजन है तो इसमें लाना है अरयो, बाकी का तो आएगा ही, इसलिए यहाँ पर ये बना। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये आ लिखा था ना, तो अ प्लस अ बराबर आ बन गया था। इसलिए ऐसा कभी भी हो तो वहाँ पर मूल शब्द निकालने के बाद ये संधि निकालनी है। समझ में? आगे अब यहाँ पर एन रूपेण क्या है, तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन है, तो वाक्य में क्या है, वह कर्ता, कर्ता। और यह अरह ये क्या है, कर्म, कर्म। और ये क्रियापद, क्रियापद। नृप यानी राजा, राजा, तो तृतीया है कर, तृतीया है ना यहाँ पर, तो क्या लगाना है, राजा के द्वारा, राजा के द्वारा, राजा के द्वारा। शत्रु, अरि यानी शत्रु, राजा के द्वारा शत्रुओं को बहुवचन, शत्रुओं को जीता जाता है। राजा के द्वारा राजा के द्वारा शत्रुओं को जीता जाता है, लेकिन जीते जाते हैं, जीते जाते चाहिए वो, शत्रु के द्वारा, इसके अनुसार पाहिजे ना। शत्रु जीते जाते हैं, तो शत्रुओं का लिखना पड़ेगा हिंदी में। तो शत्रु जीते जाते से लिखेंगे तो बहुवचन ही आएगा ना आपका, शत्रु ऐसे भी लिख सकते हैं, जीते जाते हैं। और ऐसा लिखा मैंने, राजा के द्वारा शत्रुओं को जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, जीता जाता है, शत्रु जीते जाते हैं, इसलिए बहुवचन ही आ गए ना ये, इसलिए ये बहुवचन अपने आप हो जाता है। जीते जाते हैं, ज़्यादा वाक्य नहीं हो पाया। अब आएगा आपका भावे प्रयोग का वाक्य, हो गए हैं, मिटा रही हूँ ना अभी मैं। बालकैहि अभी बालकैहि यानी संधि हो गई है यहाँ पर भी, संधि भी बहुत दिए हैं इन्होंने। अब ये मूल शब्द क्या है, बालक, और यहाँ पर रुद यानी अब यह लगाते तो रुद्ध बनेगा, कर्म नहीं है ना। हाँ, अब बालक शब्द का बालक है, अब यहाँ पर नहीं है ना कुछ, अब बालक ही जहाँ तक आता है तब तक चलाओ। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। अब कई ही चाहिए तो मैंने कई ही लिखा, अभी वहाँ पर क्यों नहीं है, वो संधि हो गई है, बालकैः रुद्यते। बालकैः रुद्यते। अब यहाँ पर मूल इसमें विसर्ग क्यों नहीं है, तो विसर्ग के पूर्व में ऐ ही है, ये दीर्घ ही होता है, ऐ ही, और आगे र है, तो विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्या कहा मैंने, विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो। अब र मृदु या कठोर है, अभी हमने देखा था, यवर यरलव यर ओ कठोर है और ये मृदु है। हाँ, तो मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का र करते हैं। अब र के आगे र आया तो इस पहले र का लोप होता है, और यदि पीछे का स्वर ह्रस्व है उसको दीर्घ करते हैं। अब यहाँ पर पहले से ही दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस विसर्ग को, एक तो इस विसर्ग का हटा दिया
र हो गया, र के आगे र आने पर पहले र का लोप हो गया। राय का, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है। समझ में आया नियम? आगे अब बालक ही कौन से पुरुष का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन। और ये क्या है? रुद्य। अब रुद्य बना ना, ये रुद्य। एक तो रुद्य ऐसा भी लिखो तो भी चलता है और ऐसा भी लिखो तो भी चलता है। तो रुद्यते। अब यहाँ पर रुद्यते है। रुद्यते कहाँ आया? ते आया ना, रुद्यते। तो रुद्यते है, तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? अब आपको जो चार्ट अभी 311 31 जो लिखा था ना, वह निकालो। तो कर्ता तृतीया विभक्ति में हो और क्रियापद है वो प्रथम पुरुष का एक वचन हो, तो वो कौन सा प्रयोग है? भावे प्रयोग है। इसमें कर्म है क्या? भावे प्रयोग में नियम से कर्म, यानी इसका अर्थ क्या हो गया फिर? बालकों के द्वारा रोए जाते हैं। यानी बालक रोते। सीधा और सिंपल है, लेकिन अब ये भाव्य प्रयोग करने इसलिए बालकों के द्वारा रोया जाता है, यानी बालक रोते हैं। बालक, अब इसका अर्थ कैसे करना है? बालकों के द्वारा रोया जाता है। अभ्युदय के द्वारा रोया जाता है। अभ्युदय के द्वारा क्यों रोएंगे? उसकी चल रही क्लास। बालकों के द्वारा रोया जाता है, नहीं बालक रोते हैं। समझ में आया? ये किस प्रकार के वाक्य आएंगे हों। आगे का वाक्य है सूर्येन प्रकाशते। मूल धातु कौन सा है? प्रकाश। और यहाँ पर कर्मणी करना है तो प्रकाश बना। नहीं दिख रहा है ना। और यहाँ पर सूर्य। और यहाँ पर भी सूर्य शब्द का सूर्य ना कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीया। सूर्य, सूर्यो, सूर्या, प्रथमा, सूर्यम, सूर्यो। उसमें देखो आप राम या देव के जैसे जो चला है ना वो शब्द। दो नोटबुक डालनी पड़ेगी आप, एक नियम के लिए और एक वाक्य के लिए। वाक्य अलग जगह लिखे जाएंगे पूरे और नियम सब एक जगह चाहिए। तो आपको नोटबुक में देती हूँ बाद में। तो सूर्य, तो क्या होगा यहाँ पर? तृतीया विभक्ति का एक वचन। और ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? कौन से पुरुष का? प्रकाश शब्द का प्रकाशते प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसको ते लगाएंगे ना तो प्रकाशते बनेगा वो। प्रकाशते। अब ये प्रकाश ते लगाने के बाद प्रकाशते, ये ते लगाने के बाद प्रकाशते। यहाँ पर प्रकाशनते, यहाँ पर प्रकाशते, यहाँ पर प्रकाशध्वे, यहाँ पर प्रकाशे, यहाँ पर प्रकाशावहे, यहाँ पर प्रकाशामहे। बराबर। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। कर्म है क्या इसमें? नहीं, सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित होना, तो इसमें कर्म क्यों प्रकाशित होता है? नहीं, उसका स्वभाव है ना, तो उसमें कुछ औषधि नहीं है, क्यों? कारण नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य प्रकाशते। तो यहाँ पर
सूर्य यानी तृतीया है ना, तो तृतीया ये लगाओ, सूर्य से कर्ता नहीं निकालना है इसमें। नहीं, कौन सा प्रयोग है ये? प्रकाश भावी प्रयोग। हाँ भावी प्रयोग है, तो उसमें कर्ता और कर्म ना होता है। मैंने तो निकाल दिया इसमें से। ऐसे कर्ता होता है लेकिन वो तृतीया विभक्ति में होता है। मैंने ऐसे लिख दिया, वे सब सूर्य के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रकाशांत लिखा है। तो प्रकाशांत लिखेंगे, हाँ इसलिए आपने गलत किया ना। यहाँ पर तृतीया प्रथम पुरुष का एक वचन ही होता है भाव प्रयोग में, द्विवचन और बहुवचन होता ही नहीं है। सूर्य प्रकाशित होता है। अब सूर्य के द्वारा, या सूर्य ही लिखती हूँ मैं यहाँ पर, सूर्य प्रकाशित होता है। सूर्य प्रकाशित होता है। यह सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं, होने के लिए आएगा, प्रकाशित हुआ जाता है ऐसा कुछ नहीं, तो सूर्य प्रकाशित होता है, इस प्रकार ही वाक्य बनेगा। क्योंकि से लगाएंगे तो वाक्य बनेगा ही नहीं। सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। सूर्य से त्रिसाधन नहीं करना है, वो कर्ता रूप से रहेगा ना। अरे तो तृतीया से सूर्य प्रकाशित हुआ जाता है ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो बन प्रकाशित होता है। सूर्य से क्या प्रकाशित से सूर्य प्रकाशित होता है, यही वाक्य बराबर है वहाँ पर। तो मराठी में तो सूर्य प्रकाशिला जातो। अब वो हिंदी, कभी कभी ये हिंदी क्या करना समझ में नहीं आता। हो गया, अभी और है वाक्य, ईश्वरेण भूयते। अब यहाँ पर भी ये भावी प्रयोग का ही वाक्य है। तो यहाँ भी ये ईश्वर शब्द का तृतीया का, तो मूल शब्द क्या है? ईश्वर। भैया बोलो आप, ईश्वर शब्द बोलो पूरा, चलाओ। देव जैसा। हाँ बराबर। ईश्वरौ ईश्वराः ईश्वरौ ईश्वरान ईश्वरेण न पूरा बोलना है। बोलते समय ध्यान में आना चाहिए कि वो हलंत है या पूरा है, इस तरीके से बोलना पड़ेगा, आपको बुलवाना पड़ेगा पूरा वो शब्द। तो यहाँ तो उसमें हलंत था, कहाँ पर? नहीं, ईश्वरेण कहाँ पर? सूर्येण हलंत नहीं है, देवेन, और वहाँ पर आता है तृतीय विभक्ति का बहुवचन में आता है देवाना, वो आया नहीं यहाँ पर कहीं पर भी अभी तो। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द का ईश्वरेण तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन है भैया? एक वचन है। अरे मूल धातु कौन सा है यहाँ पर? भू। हाँ, यहाँ पर कर्म नहीं इसलिए ये लगाया। हाँ, अब ते लगाने के बाद एक कौन सा रूप बनता है? प्रथम पुरुष का एक वचन, बराबर। हाँ, तो यहाँ पर ये कौन सा आया? प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी ये प्रयोग हो गया। तो हमने सीखा है, तो भावी प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है कर्ता की, और क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही रहता है। तो यहाँ पर ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा हुआ जाता है ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर होता है। क्यों होता है? नहीं है, होता है। ईश्वर हुआ जाता है, अब वो ईश्वर है ऐसा लिखना पड़ेगा। ईश्वर होता है, ईश्वर है, होता है लिखो, होता है लिखो, ईश्वर है। अब बाकी के जो वाक्य 4-5 आप करके लाओ। समझ में आया? 4-5 बच्चे ना अभी का, सब खाली खाली जगह दिख रहे हैं आगे की, नहीं ये कर लिए ना, ऊपर ये नीचे के 4 5, ये आधा छूटा है। उदना के बाद क्या है उसमें सेंटेंस? और बाद में बताती हूँ अभी।
ये समझ में आए? अब 4 5 कितने वाक्य बचे अपने पास? 1 2 3 4 5 6 वाक्य करके लाना है इस तरीके से पूरा। हाँ, ये हमारे वही वाले भाग में प्रयोग तो एक तो आप इसको पूरा पहले सेंटेंस लिखना है, उसका संधि है तो संधि लिखना है, फिर उसका अर्थ करना है, या उसको आप खोल के लिखना चाह रहे हैं समझने के लिए तो वैसा भी कर सकते हैं। बाकी का कल देखेंगे, लेकिन कल के लिए क्या है देखना पड़ेगा पहले उसको। हिंदी के वाक्य